नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होगे, अपना ध्यान रख रहे होगे। जैसे कि हम साइकियाट्रिक जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो पढ़ रहे हैं, और साइकियाट्रिक के अंदर मैं आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, जो भी डिजीज़ कंडीशन आ रही है या कोई भी यूनिट जो कि साइकियाट्रिक के अंदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सब मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास होगी दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के बारे में। इससे जस्ट पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने बाइपोलर जो डिसऑर्डर है, मैनिया और जो डिप्रेशन है दोस्तों, उसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिक जो ब्रेन डिसऑर्डर है दोस्तों, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर से पूछे जाते रहे हैं। तो इस क्लास में न सिर्फ हम ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर पढ़ेंगे, बल्कि इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज पिछली क्लासेज में पूछे गए हैं, उन सब के बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो ऑल्सो नोन एज। शुरुआत करते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक तो इसका नाम हो ही गया कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है ये ऑर्गेनिक। अभी क्यों है नाम ये बताऊंगा अभी मैं आपको। ब्रेन डिसऑर्डर। इसके अलावा सिंपल वे में इसे दोस्तों ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर भी बोलते हैं। जो DSM-5 का जो क्लासिफिकेशन है और ICD का जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों, उसमें इसका जो एक नया जो नाम है वो सजेस्ट किया गया है, जिसे न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर कहा गया है। तो इसको जरूर ध्यान रखना, कहीं आपके दिमाग में ये आए ही नहीं कि भाई ये न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर कौन सा आता है। तो न्यूरो कॉग्निटिव जो डिसऑर्डर भी होता है दोस्तों, वो भी यही होता है। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर या ऑर्गेनिक मेंटल जो डिसऑर्डर है दोस्तों, उसे और किस नाम से जानते हैं, तो न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर के नाम से हम जानते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि DSM-5 क्लासिफिकेशन या ICD-11 क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर को किस नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर की, तो ऑर्गेनिक जो ब्रेन डिसऑर्डर है दोस्तों, वो दो प्रकार के होते हैं। मतलब इसमें हम दो डिजीजेज पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे डेलीरियम और एक पढ़ेंगे हम डिमेंशिया। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसे ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर क्यों कहते हैं। कई बार इसे ऑर्गेनिक साइकोसिस भी कह देते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब दोस्तों किससे रिलेटेड हो गया कि भाई और डिसऑर्डर के अंदर कोई भी साइकेट्रिक कोजेज हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक जो ब्रेन जो डिसऑर्डर है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो हमारा जो ब्रेन है, और ब्रेन के अंदर भी अगर हम बात करें मेनली, तो सेंट्रल नर्वस जो सिस्टम है दोस्तों, वो इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। चाहे वो ब्रेन की क्या हो दोस्तों, जैसे इंजरी हो रही है, ठीक है, ब्रेन की क्या हो गई, इंजरी हो गई, या कोई भी सेरिब्रल डिजीज है, सेरिब्रल डिजीज, ब्रेन इंजरी या सेरिब्रल डिजीज होने के कारण सेरिब्रल क्या हो रहा है दोस्तों, डिसफंक्शन हो रहा है, सेरिब्रल डिसफंक्शन। तो उसके कारण क्या आएंगे दोस्तों, सिम्टम्स आएंगे जो कि किससे रिलेटेड होंगे, साइकेट्रिक से रिलेटेड होंगे। तो मतलब कि हमारा जो ऑर्गन है दोस्तों, वो क्या हो गया है, इसमें इन्वॉल्व हो गया है। हमारा एक ऑर्गन इन्वॉल्व हो गया है, जो कि कौन है, हुआ है दोस्तों, ब्रेन हुआ है। इसके कारण हम इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार का होता है, डेलीरियम और डिमेंशिया। पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर क्या होता है, तो उसका आंसर आएगा डेलीरियम। तो पहला क्वेश्चन क्या बन गया, डेलीरियम इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। डेलीरियम इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। ये पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा। मतलब कि डेलीरियम और डिमेंशिया में भी मोस्ट कॉमन कौन सा होता है दोस्तों, डेलीरियम होता है। तो यहां से आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं, हम डेलीरियम को स्टार्ट करते हैं हम, फिर मैं आपको डिमेंशिया पढ़ाऊंगा। तो पहले हम डेलीरियम पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डिमेंशिया पढ़ेंगे। डेलीरियम जो है ना, उसकी प्रॉपर्टी को हमें डिमेंशिया से अलग करना है। तो पहली जो चीजें हैं, दो चीजें हैं जो इसको क्या करती हैं, डिमेंशिया से डिफरेंशिएट करती है। मैं आपको जब ये डिजीज खत्म हो जाएगी तो लास्ट में डेलीरियम और डिमेंशिया के अंदर जो डिफरेंस है दोस्तों, वो भी मैं वहां पे आपको करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखना कि डेलीरियम का अगर हम ऑनसेट की बात करें ना, तो जो डेलीरियम होता है दोस्तों, उसका ऑनसेट एक्यूट होता है। मतलब कि कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों के अंदर इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। एकदम से सिम्टम आते हैं, एक्यूट सिम्टम आते हैं, प्रोग्रेसिव नहीं होता, ग्रेजुअली नहीं होता कि भाई धीरे धीरे आ रहे हों। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डेलीरियम को डिमेंशिया से आपसे क्या करवाएगा, अलग करवाएगा। क्योंकि वो आपको लिखेगा बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो सेम सेम मिलेंगे,
लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डेलीरियम को डिमेंशिया से क्या करती हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो उसमें से एक क्या आता है दोस्तों, इसका ऑनसेट, कि डेलीरियम जब किसी भी पर्सन के अंदर होगा तो वो एकदम से होता है, एक्यूटली होता है वो, ठीक है, न कि ग्रेजुअली या प्रोग्रेसिवली नहीं होता। जबकि जब हम डिमेंशिया में पढ़ेंगे दोस्तों तो क्या होता है, आपका प्रोग्रेसिवली होता है। सेकंड दोस्तों, इसके जो सिम्टम्स जो होते हैं ना, वो फ्लैक्चुएटिंग करते हैं, मतलब कि कभी ज्यादा हो गए कभी कम हो गए। तो इस प्रकार से इसके जो सिम्टम्स होंगे दोस्तों, उनके अंदर क्या पाया जाता है, फ्लैक्चुएशन पाया जाता है। तो ये सिम्टम्स जो है इसके, तो ये डिसऑर्डर कैसा डिसऑर्डर है, फ्लैक्चुएटिंग डिसऑर्डर हो गया है ये, ठीक है। तो मेन इंपोर्टेंट, तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट तो यही है कि ऑनसेट को तो ध्यान रखना ही, साथ में जो इसके सिम्टम्स होंगे दोस्तों वो कैसे होंगे, आपके फ्लैक्चुएटिंग डिसऑर्डर, सॉरी फ्लैक्चुएटिंग सिम्टम्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ज्यादा कम ऐसे देखने को मिल सकता है, कभी ज्यादा हो गई कभी कम हो गई, किसी में ज्यादा किसी में कम, ठीक है। तो ये पाया जाता है, तो इसको हम किस नाम जानते हैं, फ्लैक्चुएटिंग के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि जो डेलीरियम है उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या क्या कोजेज होंगे, तो उन सब के हम एक एक करके क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे। तो हम ईटियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो एक्चुअली इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ही है, तो इसलिए मैं डेफिनेशन अभी नहीं लिखाऊंगा। जब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे तो इसकी जो डेफिनेशन है दोस्तों वो भी आपको क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो हम शुरुआत यहाँ पर ईटियोलॉजी से करेंगे, इसलिए मैं आपको डेफिनेशन शुरू में नहीं लिखाऊंगा। जैसे कि एक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है दोस्तों, तो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर हो गया तो मेन ब्रेन को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो इसके जो मेन जो कोजेज होते हैं दोस्तों इसके, वो ब्रेन की पैथोलॉजी से रिलेटेड होंगे। मेन कोजेज ब्रेन से रिलेटेड होंगे, ब्रेन की डिसऑर्डर से क्या होंगे दोस्तों, रिलेटेड होंगे। जैसे ब्रेन के अंदर मान लो ब्लड सप्लाई रुक जाए, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई सही से नहीं हो पाए, तो उसके कारण हो सकता है जैसे कि हेमरेज। तो हेमरेज के कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, आपका डेलीरियम हो सकता है। या फिर जैसे स्ट्रोक हो जाए, ठीक है, स्ट्रोक किसी प्रकार का भी हो सकता है, इस्चेमिक हेमरेजिक सब आपको मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है। या सीधा वो आपको इन्फेक्शन भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है कि ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाए। या फिर दोस्तों इन्फेक्शन भी लिख सकता है, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया। या फिर क्या हो गया, जैसे एनसिफेलाइटिस। तो इन सब के कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, आपके ये डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और कोजेज देखें तो इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बेलेंस है ना, वो भी इसको क्या करता है, इफेक्ट करता है, मेनली सोडियम और पोटेशियम। अब सोडियम और पोटेशियम में भी दोनों हाइपो एंड हाइपर, दोनों हाइपो एंड हाइपर, सोडियम एंड पोटेशियम। मतलब कि सोडियम ज्यादा होना हाइपरनेट्रीमिया कहलाएगा, कम होना हाइपोनेट्रीमिया कहलाएगा। इसी प्रकार पोटेशियम ज्यादा होना हाइपरकैलेमिया कहलाएगा, और कम होना क्या कहलाएगा, हाइपोकैलेमिया कहलाएगा। फिर क्वेश्चन आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड। न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूरोट्रांसमीटर में इसके अंदर आएगा एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। अब क्वेश्चन ये है कि एसिटाइल कोलिन बढ़ता है या कम होता है, तो एसिटाइल कोलिन का जो लेवल है दोस्तों इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, आपको डिक्रीज देखने को मिलता है। और भी कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं कि हाँ जी, और भी हो सकते हैं, हार्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ज्यादातर ये कंजेस्टिव जो हार्ट फेलियर के कारण जो डेलीरियम देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर दोस्तों, ये सर्जरी के बाद में पेशेंट को क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, और उसके कारण पेशेंट के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें भी लिख लो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आफ्टर सर्जरी। अगर जैसे सबसे पहले पेशेंट की क्या होगी, कोई भी सर्जरी होगी, सर्जरी के कारण क्या होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कारण पेशेंट को क्या होगा दोस्तों, डेलीरियम देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कारण भी पेशेंट को क्या देखने को मिल सकता है दोस्तों, आपका डेलीरियम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव एजेंट से ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है दोस्तों, वो इसके आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी सबसे पहला जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब में। और उसका जो पहला जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है दोस्तों, वो है डिस्टर्बेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस, डिस्टर्बेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस। या फिर वो ऐसे नहीं लिखेगा तो सिंपल क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस भी लिख सकता है। ये एक ऐसा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो कंप्लीटली इसको डिमेंशिया से क्या कर देता है दोस्तों, डिफ्रेंशिएट कर देता है। तो ध्यान रखना,
क्योंकि डिमेंशिया के अंदर जब आप पढ़ोगे ना तो वहां पर कॉन्शियसनेस क्या रहती है दोस्तों, इंटैक्ट रहती है, पेशेंट कॉन्शियस रहता है पूरी तरह से। लेकिन यहाँ पर पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है दोस्तों वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें तो मतलब कि कॉन्शियसनेस के ऊपर बादल छा जाना। अब कॉन्शियसनेस के ऊपर बादल छा जाने का मतलब क्या है, बादल बरसात हो जाएगी वो वाला तो बादल छाएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जो पेशेंट है ना, पेशेंट का फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस में अगर पेशेंट को कोई गड़बड़ होती है, मतलब अगर कॉन्शियसनेस जा रही है, और सबसे पहले क्या होगा, तो स्टार्ट कहां से होगी दोस्तों, क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस से होगी। मतलब कि हम कॉन्शियस हैं, मतलब हमारे अंदर माइंडनेस है, तो शॉर्ट टाइम के लिए, अगर कुछ समय के लिए माइंडनेस जो है दोस्तों वो गायब हो जाए, शॉर्ट टाइम के लिए अगर जो माइंडनेस है वो गायब हो जाए, कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस के नाम से हम उसे जानते हैं। तो सिंपल में आप ये भी याद रख सकते हो कि डिस्टर्बेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस लिखेगा वो, या फिर वो क्या लिखेगा दोस्तों, क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक ऐसा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो सिर्फ डेलीरियम में पाया जाता है, डिमेंशिया में नहीं पाया जाता। तो दोनों के अंदर अगर आपको डिफरेंस करना हो, आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दे रखे हैं और ऑप्शन के अंदर दोनों देगा, वो आपको डेलीरियम भी देगा और डिमेंशिया भी देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो गई है दोस्तों, वहां पर आपको आंसर क्या करना है, डेलीरियम करना है। वहां पर आंसर क्या करना है दोस्तों, आपको डेलीरियम करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी की चीजें जैसे मेमोरी, मेमोरी भी इसमें होती है दोस्तों। कौन कौन सी मेमोरी होती है, मेनली इसके अंदर जो मेमोरी जो होती है दोस्तों वो होती है इमीडिएट एंड रिसेंट मेमोरी। इमीडिएट एंड रिसेंट जो मेमोरी है ना, वो इसके अंदर क्या होती है दोस्तों, डिस्टर्ब होती है। ठीक है, इमीडिएट और रिसेंट जो मेमोरी है ना दोस्तों, वो इसके अंदर क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। कौन कौन सी, इमीडिएट और रिसेंट, आई फॉर इमीडिएट और आर फॉर रिसेंट। तो डेलीरियम खुद ही बता रहा है कि कौन सी मेमोरी डिस्टर्ब होती है, मेरे अंदर डिलेट हो जाती है, DEL मतलब डिलेट हो जाना। कौन कौन सी, इमीडिएट और रिसेंट। मेनली कौन सी मेमोरी इसके अंदर डिस्टर्ब होती है दोस्तों, डेलीरियम की स्पेलिंग DEL मतलब डिलेट हो जाना, और IR का मतलब इमीडिएट और रिसेंट मेमोरीज के अंदर क्या हो जाती है दोस्तों, डिस्टर्ब हो जाती है। तो शायद और आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। थर्ड, इसके अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें दोस्तों, तो अटेंशन के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो अटेंशन के अंदर इंपेयरमेंट होना। तो इंपेयरमेंट इन अटेंशन। तो अटेंशन के अंदर क्या होगी दोस्तों, इंपेयरमेंट आएगा। तो एक चीज क्या आई, कॉन्शियसनेस, सेकंड चीज क्या है दोस्तों, मेमोरी, और थर्ड चीज क्या है आपकी अटेंशन। कई चीजों में प्रॉब्लम होगी इसमें आपको, ठीक है। थर्ड चीज क्या है आपकी अटेंशन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो चीज अगर हम देखें दोस्तों, तो वो आता है परसेप्शन, और परसेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। परसेप्शन का मतलब परसीव करना, हम हमारे आंखों के द्वारा किस चीज को परसीव कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारी जो सेंस जो ऑर्गन है ना, उससे हम जो भी चीजें करते हैं ना, वो क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। आंखों से देख रहे हो, परसेप्शन है। कानों से सुन रहे हो, परसेप्शन है। जीभ से अगर आप किसी भी चीज को क्या कर रहे हो दोस्तों, आप टेस्ट कर रहे हो, परसेप्शन है। नेक नोज के द्वारा अगर आप स्मेल कर रहे हो, परसेप्शन है। स्किन के द्वारा अगर आपको टच किया जा रहा है और आपको पता लग रहा है दोस्तों, वो क्या है, परसेप्शन है। तो परसेप्शन भी इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, डिस्टर्ब हो जाता है। अब मोस्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, वो ये क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि मोस्ट कॉमन कौन सा, ठीक है। अब इसके डिसऑर्डर आपको पता है, हेलुसिनेशन, इल्यूजन होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मोस्ट कॉमन जो हेलुसिनेशन है ना, वो कौन सा पाया जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, वो आएगा विजुअल। और भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, लेकिन मोस्ट कॉमन पूछेगा तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों कि विजुअल जो हेलुसिनेशन है दोस्तों, वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है। कई बार वो सीधा देगा डेलीरियम, कई बार वो डेलीरियम नहीं देकर क्या लिखेगा आपको, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर लिखेगा। और कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है एग्जाम में। आगे आपको ये क्वेश्चन, जब आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा तो वहां पर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर पूछे या फिर सीधा आपको डेलीरियम देगा, उसमें पूछेगा कि कौन सा परसेप्शन का डिसऑर्डर, कौन सा परसेप्शन डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो विजुअल हेलुसिनेशन इसके अंदर मेनली देखने को मिलता है, ठीक है। थोड़ी बहुत अमाउंट में इसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है दोस्तों, डिल्यूजन भी देखने को मिल सकता है। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, फॉल्स फिक्स्ड इररेशनल बिलीफ। मतलब कि एक ऐसी बिलीफ पर्सन अपने अंदर रखेगा जो कि क्या होगी दोस्तों, फॉल्स होगी, जो कि गलत होगी, फिक्स्ड होगी, अभी बताऊंगा क्या होता है फिक्स्ड, और इररेशनल होगी। पेशेंट कहेगा कि मैं राजा हूं, एक्चुअली में वो राजा नहीं है। बात क्या कह रहा है, वो फॉल्स कह रहा है।
हम उसे कहेंगे कि तू राजा नहीं है, वो कहेगा नहीं मैं राजा हूं। उसको 5 लोग और आकर कहेंगे कि भाई तू राजा नहीं है, वो कहेगा नहीं मैं तो राजा हूं। उसको 100 लोग आके कहेंगे कि तू राजा नहीं है, तो भी वो कहेगा नहीं मैं तो राजा हूं। मतलब कि अपनी वो बात है दोस्तों उसकी क्या है, फिक्स्ड है। उसे कहेंगे कि आप बताओ राजा क्यों हूं, तो उसके पास इसका कोई रैशनल नहीं होगा, कोई रीजन नहीं होगा, क्योंकि वो असली में राजा है ही नहीं, फाल्स तो बात है ही, और साथ में उसका कोई रैशनल भी नहीं है। तो उसे क्या बोलेंगे, इररेशनल बिलीफ। विश्वास है उसका ये कि मैं राजा हूं, जबकि वो है नहीं, न उसके पास कोई रैशनल है, और न वो अपनी बात से क्या कर रहा है दोस्तों, डिग रहा है। वो उसको कह रहा है भाई मेरा तो मैं हूं और मुझे इस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, फॉल्स फिक्स्ड इरेशनल बिलीफ। तो डिल्यूजन भी इसमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें दोस्तों, तो एक्टिविटी पे भी फर्क पड़ सकता है। किस पे फर्क पड़ सकता है दोस्तों, एक्टिविटी के पर भी फर्क पड़ सकता है। अब एक्टिविटी दोनों हो सकती है दोस्तों, हाइपर एक्टिविटी भी हो सकती है, जैसे कि मैनिया में देखने को मिलती है, या फिर साइकोमोटर रिटार्डेशन। लेकिन मैनिया जितनी तो नहीं होती, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं आपको। जैसे डिप्रेशन में साइकोमोटर रिटार्डेशन होता है, साइकोमोटर रिटार्डेशन एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। वो हाइपर एक्टिविटी भी हो सकती है या फिर साइकोमोटर रिटार्डेशन भी हो सकता है। अब एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है दोस्तों, जिससे आपका आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है, सिंपल सा लिखा आएगा कि सन डाउनिंग क्या होता है, ठीक है। सिंपल सा पूछेगा वो आपसे कि सन डाउनिंग क्या होता है और कौन सी डिजीज के अंदर सन डाउनिंग देखने को मिल सकता है। सन डाउनिंग का मतलब दोस्तों क्या हो गया, सूरज का अस्त होना। सूर्य का क्या होना दोस्तों, अस्त होना। लेकिन सूर्य इधर अस्त हो रहा है और हमारे जो डेलीरियम के पेशेंट हैं, ये पेशेंट जी के जो सिम्टम्स हैं दोस्तों, ये क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। मतलब कि जैसे जैसे सूरज अस्त होगा, वैसे वैसे पेशेंट के डेलीरियम के जो सिम्टम्स है वो क्या होते जाते हैं दोस्तों, ज्यादा होते जाते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं, सन डाउनिंग के नाम से जानते हैं। सन के डाउन होने के साथ सिम्टम्स का अप होना, इस सिम्टम को हम किस नाम से जानते हैं, सन डाउनिंग। सीधा सा क्वेश्चन ये बनेगा पहला पहला, सन डाउनिंग किस में पाया जाता है, तो डेलीरियम के अंदर पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि सन डाउनिंग होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, वर्सनिंग मतलब खराब हो जाना, सिम्टम्स का ज्यादा हो जाना, बिगड़ जाना, वर्सनिंग ऑफ द सिम्टम्स इन इवनिंग। इवनिंग टाइम में सन क्या अवस्था होता है, इवनिंग में, तो सिम्टम्स से इवनिंग के दौरान जो सिम्टम्स है दोस्तों, उनका क्या हो जाना, अस्त हो जाना, मतलब वर्सनिंग हो जाना, ज्यादा हो जाना, खराब हो जाना, क्या कहलाता है दोस्तों, सन डाउनिंग कहलाता है। एक सिम्टम और आता है कुछ पेशेंट को, उस सिम्टम का नाम ही डेलीरियम पे दे दिया, तो आपको वैसे तो याद करना नहीं पड़ेगा कि कौन सी डिजीज में पाया जाता है, लेकिन उसे हम बोलते हैं दोस्तों ऑक्यूपेशनल डेलीरियम। उसे किस नाम से जानते हैं, ऑक्यूपेशनल डेलीरियम के नाम से जानते हैं। ऑक्यूपेशन का मतलब मेरा काम करना। अब मैं दोस्तों मान लो कि मुझे मेंटल हॉस्पिटल के अंदर करवा दिया जाए एडमिट, और मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद में मैं वहां के पेशेंटों को और वहां के डॉक्टर को कहूं कि आ जाओ तुम्हारी मैं क्लास लूंगा, मैं पढ़ाता हूं भाई, मैं एडवांस सीरीज की क्लास लूंगा, मेरी एडवांस सीरीज चल रही है, आ जाओ मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, आज मेरी ये वाली क्लास है, आज मैं ये सिस्टम शुरू कर रहा हूँ और आप लोगों को आना पड़ेगा। वो कहेंगे नहीं आप तो यहाँ हो ही नहीं, आप मेंटल हॉस्पिटल में, कोई नहीं, मुझे तो क्लास लेनी है, बहुत जरूरी है बच्चों के लिए क्लास लेना। मतलब कि पेशेंट ये सोचेगा कि वो अभी भी किस पे है दोस्तों, अपनी जॉब के ऊपर है, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर ही हो। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, ऑक्यूपेशनल डेलीरियम के नाम से जानते हैं। तो पेशेंट थिंक ही इज स्टिल ऑन जॉब, उसको अभी भी ऐसा लगेगा कि वो अपने जॉब के ऊपर ही है। मैं हॉस्पिटल में काम करता हूं, मैं सिरिंजेस इंजेक्शन लगाता हूं पेशेंट्स के, वहां जाकर कहूंगा कि लो मैं आपकी हेल्प करवाता हूं, मैं लगवाऊंगा इंजेक्शन, मेरी यहाँ पर ड्यूटी है, मैं मेरी हॉस्पिटल में ड्यूटी है, मैं कहीं मेंटल हॉस्पिटल में नहीं हूँ, यहाँ मैं पेशेंट नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर एज ए नर्सिंग ऑफिसर हूँ और मैं तो आपकी क्या लगाऊंगा, इंजेक्शन लगाऊंगा, आ जाओ। तो दोस्तों उसे हम किस नाम से जानते हैं, ऑक्यूपेशनल डेलीरियम के नाम से। तो मेनली ये डिसऑर्डर जो है ना दोस्तों, कहां कहां से रिलेटेड हुआ, मेनली इसमें कॉन्शियसनेस की प्रॉब्लम आई। अब क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन आपके पास आए, देखो मैं आपके ब्रेन को पूरा खोलना चाहता हूं कि क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा। क्वेश्चन में ऑप्शन आया कि डेलीरियम इज द डिसऑर्डर ऑफ द, पहला आया कॉन्शियसनेस, दूसरा मेमोरी भी दे दिया, तीसरा उसने अटेंशन भी दे दिया, और चौथा उसने परसेप्शन भी दे दिया, बताओ क्या करोगे। तो दोस्तों सबसे पहला लिखाया है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, उसको मैंने इसलिए हाईलाइट अच्छे से किया है। तो
अगर सिंपल सा क्वेश्चन ये बनता है ना कि डेलीरियम इज द डिसऑर्डर ऑफ, तो आप सिर्फ आंसर क्या करके आओगे दोस्तों, कॉन्शियसनेस करके आओगे। वहां पर ये सारे सिम्टम्स क्या पड़ जाएंगे, फीके पड़ जाएंगे। ध्यान रखना ये बात, ऐसा क्वेश्चन भी आपको आगे देखने को मिल सकता है कि कॉन्शियसनेस किस चीज का डिसऑर्डर है। तो किस चीज का डिसऑर्डर निकलेगा दोस्तों, आपका कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर निकलेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से सिंपल सा ये क्वेश्चन बनेगा कि डेलीरियम इज द डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। डेलीरियम किस चीज का डिसऑर्डर है दोस्तों, कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है। लेकिन प्रॉब्लम कहां कहां आ रही है, कॉन्शियसनेस में आ रही है, हाँ जी। मेमोरी के अंदर भी आ रही है, अटेंशन के अंदर भी आ रही है, परसेप्शन में भी आ रही है, कई बार पर्सनैलिटी भी लिख देते हैं उसमें भी आ रही है, और एक्टिविटी में भी आ रही है, ठीक है। बाकी के तो चलो उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो ये सब सिम्टम्स क्या होते हैं दोस्तों, इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ज्यादा नहीं है, याद हो गए होंगे आई थिंक। दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कॉन्शियसनेस हो गया, मेमोरी हो गया, अटेंशन हो गया, परसेप्शन में विजुअल हो गया, थोड़ा बहुत डिल्यूजन, एक्टिविटी, सनडाउनिंग और ऑक्यूपेशनल क्या हो गया, डेलीरियम हो गया। 2-3 बार सुना है आपने, तो मेरे हिसाब से ऐसी चीजें क्या हो जाती हैं, आपकी क्लियर हो जाती हैं दिमाग के अंदर। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इसके डायग्नोसिस की। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो मेनली सिम्टम्स को देखकर हम क्या बनाते हैं दोस्तों, डायग्नोसिस बनाते हैं। तो मेनली डायग्नोसिस इज मेड क्लिनिकली, नोसिस इज मेड क्लिनिकली। क्लिनिकली का मतलब क्या होगा दोस्तों, साइन सिम्टम्स देखकर, पेशेंट के जो सिम्टम्स है ना दोस्तों, उसको देखकर हम क्या बनाते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट के क्या करेंगे, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे या फिर मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे। क्या तुम मेंटल स्टेटस एग्जाम करो, अगर टाइम की कमी है, पेशेंट आपको लग रहा है कि भाई टाइम नहीं दे रहा है, इतना सही तरह से बैठ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम भी करवा सकते हैं हम, ईईजी भी करवा सकते हैं। ईईजी करवाते हैं दोस्तों तो जनरलाइज्ड स्लोविंग देखने को मिलती है, स्लो देखने को मिलती है। बस सिंपल सा याद रखना, ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। तो जनरलाइज्ड स्लोविंग देखने को मिलती है किसके अंदर दोस्तों, ईईजी के अंदर। कई बार आपको पढ़ा हुआ होगा आपको कि जो डेलीरियम है दोस्तों, एल्कोहल विड्रोल पेशेंट के अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो एल्कोहल विड्रोल पेशेंट या सिडेटिव विड्रोल जो पेशेंट है दोस्तों, उनके अंदर अगर हम ईईजी करवाते हैं ना, तो वो कैसी आती है दोस्तों, फास्ट आती है, लो वोल्टेज फास्ट ईईजी देखने को मिलती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एल्कोहल हम एक अच्छे लेवल से पढ़ रहे हैं ना, हम छोड़ नहीं रहे कोई चीज। मैं चाहता हूँ कि अगर पढ़ा तो अच्छे से पढ़ा, क्वेश्चन आए तो यहीं से आए। एल्कोहल विड्रोल या फिर सिडेटिव विड्रोल वाले जो पेशेंट होते हैं, उनके अंदर अगर डेलीरियम होता है, उनके अंदर अगर क्या होता है, डेलीरियम होता है दोस्तों, तो वहां पर इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम हम करवाते हैं, तो वो देखने को मिलता है लो वोल्टेज। यहां पर स्लोविंग था, वहां पर फास्ट देखने को मिलता है, ठीक है। फास्ट वहां पर क्या देखने को मिलती है, एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो लो वोल्टेज फास्ट एक्टिविटी देखने को मिलेगी वहां पे, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर देख लेना, जब पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ा है। तो एनसेफेलोग्राम में वैसे तो स्लोविंग देखने को मिलती है, लेकिन एल्कोहल विड्रोल या सिडेटिव विड्रोल वाले में डेलीरियम आता है, तो वहां पर क्या देखने को मिलती है दोस्तों, लो वोल्टेज फास्ट एक्टिंग देखने को मिलती है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले तो ट्रीटमेंट ऑफ जो डिजीज कंडीशन है, मान लो इन्फेक्शन है, इस्चेमिया है, तो भाई उसको ट्रीट करोगे ना आप, ऐसे थोड़ी कि सीधा डेलीरियम को करोगे। तो जो अंडरलाइंग जो कोज है ना, उसको ट्रीट करना जरूरी है। तो ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कोज, मतलब शुरू में जो कोजेज पढ़े ना हमने, इन्फेक्शन के कारण, इन्फेक्शन के कारण, तो उनको तो ट्रीट करना जरूरी है ना, क्योंकि कारण ही डेलीरियम के वो बने हैं, तो उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर हम क्या देते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी देते हैं, ठीक है। एंटीसाइकोटिक्स, बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन। क्वेश्चन आज एक साथ ही करवा दूंगा आपको, सारे एक साथ पढ़ाऊंगा, एक साथ करवा दूंगा, ठीक है। बस ये छोटा सा डिसऑर्डर है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं इसमें, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी अगर आप बनाओगे तो एक आधे पेज के अंदर आपको पूरा डिसऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिमेंशिया। दूसरा जो डिसऑर्डर आता है दोस्तों, डिमेंशिया आता है, थोड़ा सा बड़ा है। डिमेंशिया थोड़ा सा क्या है दोस्तों, बड़ा डिसऑर्डर है। पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखोगे आप, वहां पर मैंने आपको, अगर आपको डिलीरियम को डिमेंशिया से अलग करना है तो क्या क्या चीजें लिखोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो दोस्तों ये लिखोगे कि जो डिमेंशिया जो होता है ना, वो प्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट होता है, ये प्रोग्रेसिव कोग्निटिव
इम्पेयरमेंट। सिर्फ प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट लिख लो, अभी कॉग्निटिव जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर हम ऑनसेट की बात कर रहे हैं सिर्फ। अगर हम इसके ऑनसेट की बात करें तो डिमेंशिया दोस्तों स्लो स्लो होता है, प्रोग्रेसिवली होता है, और ज्यादातर इसको इरिवर्सिबल भी माना जाता है कि भाई एक बार अगर हो गया ना तो वापस से ये ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब कि सेल डैमेज होने लग जाती है, जैसे एल्जाइमर टाइप हो गया, एक बार होने लग गया तो फिर वापस से ये पेशेंट जो है दोस्तों वो ठीक नहीं हो पाता है। तो ये क्या कहलाता है? प्रोग्रेसिव इंपेयरमेंट कहलाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डेलीरियम का लिखाया था, तो पहला ही पहला क्या लिखाया था दोस्तों? डिस्टर्बेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस। और मैंने वहां पर आपको जोर देकर क्या कहा था कि भाई ध्यान रखना कि ये सिर्फ किस में पाया जाता है? डेलीरियम में पाया जाता है, डिमेंशिया में नहीं पाया जाता। तो इस लाइन को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यही आपको क्या करवाएगी? डिफ्रेंशिएट करवाएगी दोनों में। तो नो डिस्टर्बेंस इन कॉन्शियसनेस, नो डिस्टर्बेंस, नो डिस्टर्बेंस इन कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के अंदर कोई भी डिस्टरबेंस देखने को नहीं मिलती है। दोनों पॉइंटों को ध्यान रखना, दोनों ही पॉइंट आपके लिए, आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उसमें आपके लिए क्या होंगे दोस्तों? ये हेल्पफुल। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके भी रिस्क फैक्टर्स। जहां जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं वहां पे वहां रखूंगा, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पे नहीं रखूंगा। जैसे यहां पर एज बहुत जरूरी है। डिमेंशिया के अंदर जो एज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5% ये ज्यादातर पाई जाती है किसके अंदर? एडवांस एज के लोगों के अंदर। एडवांस एज के अंदर मतलब लगभग 65 साल से ज्यादा के जो लोग होते हैं ना दोस्तों, उनके अंदर देखने को मिलती है। लेकिन 20 से और 40% जो है ना दोस्तों, ये अगर 80 साल से ज्यादा अगर कोई आदमी हो गया तो उसके उसके अंदर देखने को मिलती है। एज बढ़ने के कारण होती है, सेनाइल डिमेंशिया कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? सेनाइल डिमेंशिया। तो एज जो है ना दोस्तों वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके अंदर ध्यान रखना। एज इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर के अंदर। इसके बाद कुछ ऐसे कोजेज होते हैं दोस्तों जो वापस से लौट सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं रिवर्सिबल कोजेज। कुछ ऐसे कोजेज हैं जो हो गए तो फिर वापस से नहीं आ सकते। एक बार डिजीज हो गई, तो मैंने आपको कहा था कि क्योंकि मोस्ट कॉमन जो कोज है वो एल्जाइमर है, तो मोस्ट कॉमनली इरिवर्सिबल होता है। लेकिन कुछ ऐसे कोजेज हैं जो वापस से आ सकते हैं, उनको बोलेंगे हम रिवर्सिबल कोजेज। जो जिनमें वापस नहीं आ सकता उनको इरिवर्सिबल कोजेज बोलेंगे। तो पहला है, हम पहले कौन से पढ़ेंगे जो वापस से सही हो सकते हैं? जैसे रिवर्सिबल कोजेज, रिवर्सिबल कोजेज। तो अगर हम रिवर्सिबल कोजेज की बात करें तो जैसे कि ब्रेन के अंदर कई सारे पढ़ेंगे, जैसे उसमें पढ़ा है वैसे ही। जैसे ब्रेन के अंदर दोस्तों किसी भी पेशेंट को क्या हो जाए? ट्रॉमा हो जाए, या फिर मेनिंजियोमा हो जाए, ट्यूमर होना, हाइड्रोसिफेलस होना। ठीक है, ये चीजें क्या होती है? एक बार पढ़नी पड़ती है और माइंड में डालनी पड़ती है। एक बार दिमाग में आ गए तो लगभग उसके जैसे ही होंगे। तो ऐसे एक एक चीज को याद करना भी कोई जरूरी नहीं होता कि आप सोचो कि सर कैसे याद करें। सब ड्यूरल हिमेटोमा, सब ड्यूरल हिमेटोमा। कुछ वाइटामिन भी हैं दोस्तों, जैसे कि अगर हम वाइटामिन के अंदर बात करें तो वाइटामिन B12 और वाइटामिन डी, इनकी जो डेफिशिएंसी जो देखने को मिलती है ना, और एक वाइटामिन B9 भी लिख लो, B9, ये फोलिक एसिड, फोलिक। तो वाइटामिन B9, B12 और वाइटामिन डी, इनकी डेफिशिएंसी के अंदर भी जो डिमेंशिया है दोस्तों वो ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम ग्लैंड से रिलेटेड रहें तो यहां पर भी आएगा हाइपोथायरोडिज्म। हाइपोथायरोडिज्म जब होता है दोस्तों तो उसके अंदर भी देखने को मिलता है। क्वेश्चन है एक मेरा आपसे कि एक्सोप्थेल्मोज जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो कौन सी डिजीज के अंदर देखने को मिलता है? जिसके अंदर आईज बॉल का क्या होता है? प्रोट्रूजन हो जाता है, आई बॉल बाहर निकलने लग जाती है। वो कौन सी डिजीज के अंदर देखने को मिलता है? इसके अलावा दोस्तों आपका डिप्रेशन भी हो सकता है, HIV, कुछ केसेस ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि HIV के अंदर, एल्कोहल वाले जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी देखने को मिलता है। तो एल्कोहल के अंदर
ठीक है, और एक है विल्सन डिजीज, विल्सन, उसके अंदर भी आपको ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो कोजेज अगर हम इसके अंदर पढ़ेंगे दोस्तों तो वो कौन से आ जाएंगे, आपके इरिवर्सिबल कोजेज आ जाएंगे। तो इरिवर्सिबल कोजेज, इरिवर्सिबल कोजेज, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहला ही बनता है कि मोस्ट कॉमन कोज क्या आएगा इसका। तो मोस्ट कॉमन कोज क्या आएगा दोस्तों, आपका एल्जाइमर्स डिजीज आती है। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मोस्ट कॉमन कोज। तो मोस्ट कॉमन कोज में क्या करोगे आप, एल्जाइमर्स डिजीज। एक डिजीज और होती है दोस्तों जो आपकी फ्रंटल और जो टेम्पोरल लोब है उसको इफेक्ट करती है, उसे हम बोलते हैं पिक्स डिजीज के नाम से। तो पिक्स डिजीज, बस दो ध्यान रख लेना। तो ये अगर हो गए दोस्तों तो इरिवर्सिबल होता है। न्यूरॉन का अगर डिजनरेशन स्टार्ट हो गया मान लो, तो उसके बाद क्या बचता है, वापस से तो रीजनरेट वो हो नहीं पाते हैं। तो एल्जाइमर्स जो डिजीज है उसके अंदर अगर हो गया तो वो क्या होता है दोस्तों, इरिवर्सिबल कोज होता है। फिर क्वेश्चन आता है सर क्या न्यूरो भी अफेक्ट करते हैं क्या? हाँ जी, न्यूरो यहाँ भी करेंगे। अच्छी बात यह है कि ज्यादा याद नहीं करना, वो वाले ही वापस से पढ़ेंगे। तो न्यूरो की अगर हम बात करें दोस्तों तो वही एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन मेन तो यही याद रखना, क्योंकि माइल्ड टू मॉडरेट ज्यादातर ये देखने को मिलता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन ऐसे कहते हैं कि जब सीवियर केस की तरफ बढ़ता है ना तो ग्लूटामेट बढ़ जाता है, ग्लूटामेट। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि मेन फोकस इस पे करना। कई बार क्वेश्चन जो है दोस्तों अलग तरीके से पूछा है, उसने सीधा उसने डिमेंशिया नहीं लिखा, उसने डिमेंशिया नहीं लिखकर सीधा क्या लिखा, एल्जाइमर डिजीज लिख दिया, और उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पूछ लिया, तो वहां भी आंसर क्या आएगा आपका, एसिटाइल कोलिन ही आएगा। तो डरने की वहां पर भी आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद में दोस्तों अब हम इसके पढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर यहां पर पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मेमोरी का लिखूंगा। तो मेमोरी जो है ना दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि भाई जब किसी भी पर्सन के अंदर डिमेंशिया होता है तो कहां से स्टार्ट होता है, तो मेमोरी स्लिप से स्टार्ट होता है। उसकी मेमोरी क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे स्लिप होने लग जाती है। कौन सी मेमोरी होती है, सबसे पहले रिसेंट मेमोरी। कहां से स्टार्ट होता है दोस्तों, ये रिसेंट मेमोरी से स्टार्ट होगा। फिर धीरे धीरे उसकी इमीडिएट मेमोरी जाएगी, इमीडिएट मेमोरी। और फिर बच गई आपकी क्या, एक रिमोट मेमोरी बच गई, तो फिर रिमोट मेमोरी, रिमोट। इस प्रकार से इसका क्या होता है दोस्तों, लॉस होता है। तो यहां से ध्यान रखना कि मेमोरी लॉस से ही डिजीज क्या होती है दोस्तों, आपकी स्टार्ट होती है। सेकंड दोस्तों, इसके अंदर लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। अब फर्स्ट सेकंड नहीं पढ़ना, अब कोई भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आप पढ़ सकते हो। सेकंड, इसके लैंग्वेज रिलेटेड दो सिम्टम देखने को मिलते हैं आपके। एक देखने को मिलता है परसिविरेशन, परसिविरेशन, और एक देखने को मिलता है दोस्तों ऑटोमेटिज्म। और ऑटोमेटिज्म के अंदर भी कौन सा, इकोलेलिया। परसिवरेशन को वर्ड को याद रखने के लिए याद रखो प्रिजर्वेशन, मतलब एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करता रहेगा। आप उससे कुछ भी पूछोगे, व्हाट्स योर नेम जवाहरलाल नेहरू, व्हाट योर फादर डू जवाहरलाल नेहरू, तो वो चीज परसिवरेशन कहलाती है। और ऐसे इकोलेलिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉपी करना। किसको, आवाज को। और एक्टिविटी को कॉपी करना क्या कहलाता है, इकोप्रेक्सिया कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ला मतलब आवाज, लैरिंग्स, ऐसे याद रखने के लिए। तो जो जैसे मैं बोलूंगा उसी को वापस से रिपीट करके कॉपी करना। परसिवरेशन में मैं बोलूंगा उसको कॉपी नहीं करेगा, उसके पास जो चीजें हैं खुद उनको कॉपी करता है वो। जबकि यहां पर मैं उसको बोलूंगा मंकी, वो बोलेगा मंकी। ठीक है, तो इको ले लिया, उसे पैरट करता है ना उसकी तरह कॉपी। ठीक है, तो जो शब्द मैंने बोल दिया उसको, मैंने बोला धूप, वो बोलेगा धूप। मैंने बोला मोबाइल, वो बोलेगा मोबाइल। तो वो चीज क्या कहलाती है दोस्तों, शब्दों को कॉपी करना क्या कहलाता है दोस्तों, इक्वलेलिया। जैसे कि पैरट करता है आपका, तो वो इक्वलेलिया कहलाता है। तो ये भी इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, देखने को मिलता है। थर्ड, इसके अंदर देखने को मिलते हैं खूब सारे सिम्टम्स। इन सारे सिम्टम्स को हम कोग्निशन के अंदर रखते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कोग्निटिव इंपेयरमेंट, कोग्निटिव इंपेयरमेंट। तो सिंपल सा कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि कोग्निटिव इंपेयरमेंट किस में देखने को मिलता है, तो डिमेंशिया में कोग्निटिव इंपेयरमेंट देखने को मिलता है। डिमेंशिया में कोग्निटिव इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों उसको देखने को मिलेगा एप्रेक्सिया।
एप्रेक्सिया का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ए मतलब एब्सेंट और प्रेक्सिया का मतलब एक्टिविटी, एक्टिविटी का एब्सेंस होना, मतलब कि जो मोटार एक्टिविटी मैं सीख चुका हूं ना, उसी चीज को मैं क्या होने लग जाऊंगा दोस्तों, परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। लो मेरे को साइकिल चलानी आती है, मैं साइकिल चलाऊं, ठीक है, मुझे मतलब मैं पेशेंट हूं मालूम, मुझे साइकिल चलानी आती है, मुझे कहो साइकिल चलाओ, मैं कहूंगा मुझे तो नहीं आती, मुझे तो नहीं चलेगी। मैं मतलब उन चीजों को मैं भूल रहा हूं जो मुझे आती हैं, जो चीजें मैंने सीख ली हैं। तो इन एबिलिटी टू परफॉर्म लर्न मोटार एक्टिविटी, जो चीजें मैंने सीख ली हैं उनको ही मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं। तो इन एबिलिटी इन एबिलिटी टू परफॉर्म जो चीजें, जो मोटार एक्टिविटी दोस्तों मैं सीख चुका हूं ना, उनको भी मैं क्या नहीं कर पा रहा हूं दोस्तों, परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, वो क्या कहलाता है आपका, एप्रेक्सिया कहलाता है। तो एप्रेक्सिया यहां पर देखने को मिलता है। सेकंड अगर हम बात करें यहां पर, तो एगनोजिया देखने को मिलता है। ऐसे ही ऐसे सिम्टम्स आएंगे देखना सारे। एगनोजिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मैं सिंपल सिंपल चीजें उसको कहूंगा ना, उन चीजों को वो पहचान नहीं पाएगा कि भाई इसका क्या नाम है, तो वो इसे भूल जाएगा कि इसका नाम पेन है, ठीक है, इसका नाम बोतल है, इसका नाम बुक है। तो कॉमन जो ऑब्जेक्ट है ना दोस्तों, उनको भी पहचानने में उसको क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो इन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज कॉमन ऑब्जेक्ट्स, कॉमन कॉमन ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करने में भी मुझे क्या होगा दोस्तों, प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा दोस्तों मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम होगी, शब्द नहीं मिल पाएंगे मेरे को। तो एफेजिया होगा। कौन से कलर से लिखा है, ब्लैक से लिख देता हूं चलो। तो एफेजिया देखने को मिलेगा। तो इनएबिलिटी टू स्पीक, इन एबिलिटी टू स्पीक देखने को मिलेगा, ठीक है। कई बार तो जो पर्सन है ना दोस्तों, वो खुद के फेस को भी नहीं पहचान पाएगा, और लोगों के फेस को, यार ये कौन है, मतलब उसके मौसा जी आ गए, मौसा जी का फेस उसको पहचानना चाहिए, लेकिन वो नहीं पहचान पा रहा, ठीक है। आगे जाकर उसको देखेंगे ना, खुद की फोटो दिखाएंगे कि ये कौन है, तो वो उसको भी कहेगा यार ये कौन है, ये दिखा सा तो लग रहा है, पता नहीं चल रहा कौन है, ठीक है। तो उसको ये चीजें पहचानने में क्या होती है दोस्तों, दिक्कत होती है। इसको बोलते हैं हम प्रोजो पैग नोसिया, प्रोजो पैगनोजिया, मतलब कि फेस को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होना, और खुद के फेस को रिकॉग्नाइज करने में बस ऑटो लगा दो, तो ऑटो प्रोजो पैग नोजिया, ठीक है। प्रोजो पैगनोजिया, इन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फेस, इन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फेस। अब उसको भाई चेहरा पहचानने में भी क्या आ रही है, दिक्कत हो रही है उसको, किसी का चेहरे नहीं पहचान पा रहा हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोजोपैग्नोजिया बोलेंगे। और अगर खुद के फेस को भी पहचानने में क्या आ रही है, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ओवन फेस, आप लिख लेना पूरा, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ओवन फेस, खुद के फेस को पहचानने में भी दोस्तों क्या है, दिक्कत आए, तो उसे प्रोजोपैग्नोजिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों, पर्सनैलिटी चेंजेस भी आते हैं इसके अंदर, पर्सनैलिटी चेंजेज। पर्सन धीरे धीरे जब किसी को पहचान ही नहीं रहा, किसी को जान ही नहीं रहा, उसका दोस्त ही नहीं है, तो ऐसे पर्सन क्या बन जाते हैं दोस्तों, इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। या फिर वो ऐसा को सोचेंगे, ऐसी एक्टिंग करेंगे कि भाई मैं सबको पहचानूं, सब मेरे जानकारी होंगे, ये पक्का, मैं खुद नहीं पहचान पा रहा हूं, तो होस्टाइल होगा। क्या तो इंट्रोवर्ट होगा या फिर होस्टाइल होगा, ठीक है, सबको अच्छे से वार्म वेलकम करेगा, या फिर बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहां भी दोस्तों डिल्यूजन देखने को मिलेगा। और डिल्यूजन के अंदर जब किसी को पहचान नहीं पा रहा ना, तो पर्सन को खुद की सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उसको ये लगता है कि यार क्या मेरे को कोई मारने दे, कोई मेरे दुश्मन ने बन जाए, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के नाम से जानते हैं, शायद सबको पता होगा, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये देखने को इसमें मिलता है, ठीक है। वापस से आ जाओ,
एक तो आपको मेमोरी याद रखनी है और एक कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। सब भूल भी जाओ तो दो चीजें जरूर ध्यान रखना, एक मेमोरी और एक दोस्तों क्या, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट याद रख लेना बस। और चीज ठीक है, लैंग्वेज भी है इसके अंदर, ठीक है, पर्सनैलिटी चेंजेस भी हैं, डिल्यूजन भी है, लेकिन सबसे मेन आपको क्या चीज याद रखनी है दोस्तों, एक तो आपको इसके अंदर मेमोरी और एक कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, ये दोनों चीजों को जरूर ध्यान रखना, ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने ये दोनों चीजें ध्यान नहीं रखी तो काम करने में क्या होगी दोस्तों, चलने में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा कुछ बुक्स के अंदर डिमेंशिया की टाइप लिखे हुए हैं, तो थोड़ा सा देख लेना बस। डिमेंशिया की जो टाइप है दोस्तों, कि वो जो ब्रेन है हमारा, हमारा नर्वस सिस्टम है ना, उसके कौन से पार्ट को अफेक्ट कर रहा है उसके आधार पर डिमेंशिया की टाइप को बांटा है। जैसे कि कोर्टिकल, सब कोर्टिकल और मिक्स्ड, ठीक है। कोर्टिकल का मतलब क्या होगा दोस्तों, हमारे कोर्टिकल ब्रेन की कोर्टेक्स जो है, सेरेब्रल कोर्टेक्स है दोस्तों, उसको मेनली इन्वॉल्व करता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, कोर्टिकल के नाम से जानते हैं। तो कोर्टिकल स्ट्रक्चर को करेगा बस, कोर्टिकल जो स्ट्रक्चर्स है दोस्तों उनको अगर इन्वॉल्व करता है तो उसके अंदर मेनली जो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट वाले जो सिम्टम्स हैं वो इसमें देखने को मिलेंगे, अभी जो हमने पढ़े थे। ठीक है, एक सिम्टम वो देखने को मिलता है एक्लकुलिया, अगर वो लिखना चाहो तो लिख लो, याद आ गया यहां पर ही, कैलकुलेशन करने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, किसी चीज को कैलकुलेट करने में भी उसको क्या होगी दोस्तों, प्रॉब्लम होगी, तो इसे हम एक्लकुलिया के नाम से जानते हैं। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, कोर्टिकल। तो कोर्टिकल के अंदर मेनली जैसे एल्जाइमर्स जो डिजीज है ना वो जरूर ध्यान रख लेना, और कुछ याद नहीं रहे, पूरे का सबसे मेन यही है कि एल्जाइमर डिजीज इसके अंदर आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि एल्जाइमर डिजीज के कारण अगर होता है डिमेंशिया तो वो कौन से टाइप का होगा, कोर्टिकल टाइप का होगा। सब कोर्टिकल के अंदर दोस्तों कौन कौन से होंगे, जैसे कि मान लो बेसल गैंग्लिया है उसको अफेक्ट कर दे, बेसल जो गैंग्लिया है उसको अफेक्ट कर दे, ब्रेन जो स्टेम है उसको कर दे, सेरिबिलम को कर दे, जैसे कि सेरी, ठीक है, इनको अफेक्ट कर दे, तो ये सब क्या कहलाता है दोस्तों, आपका सब कोर्टिकल टाइप कहलाता है। जैसे कि पार्किंसन में देखने को मिल सकता है ये, ठीक है, पार्किंसन हो गया, एक हंटिंगटन डिसऑर्डर होता है, HIV, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इन सब के अंदर कौन सा देखने को मिलता है दोस्तों, आपका सब कोर्टिकल देखने को मिलता है। तो ज्यादा भी नहीं तो पार्किंसन तो कम से कम आप इसमें याद रख ही लेना, ठीक है। और बाकी के लिखना चाहो तो लिख लो, पार्किंसन है आपका, ठीक है, हंटिंगटन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, HIV है, विल्सन है, तो वो सब किसके अंदर आते हैं, सब कोर्टिकल के अंदर आते हैं। तो कोर्टिकल के अलावा वाले पार्ट सब कोर्टिकल के अंदर आएंगे, और मिक्स्ड मतलब दोनों चीजें क्या होंगी दोस्तों, इन्वॉल्व होंगी। जैसे कि ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, वेस्क्यूलर, तो वेस्क्यूलर डिमेंशिया, तो सारे पार्ट को इफेक्ट करेगा, ठीक है, वो तो कोर्टिकल को भी करेगा और सब कोर्टिकल को भी करेगा, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, एक अलग टाइप है, मतलब इन तीनों में नहीं है तो इसलिए उसको अलग लिखते हैं हम, स्यूडो डिमेंशिया। स्यूडो का मतलब छदम, झूठा, स्यूडो का मतलब छदम और झूठा, जो कि झूठ बोल रहे हैं हमसे, एक्चुअली में वो डिमेंशिया है ही नहीं, लेकिन हम उसे क्या समझ रहे हैं दोस्तों, स्यूडो डिमेंशिया। बूढ़े लोगों के अंदर जब डिप्रेशन होता है ना तो उसके अंदर ऐसा लगता है कि भाई, जो साइकेट्रिस्ट है उसको ऐसा लगता है कि इस पेशेंट को क्या हो रखा है दोस्तों, डिमेंशिया हो रखा है। तो सीवियर डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो कई बार डिमेंशिया के जैसे शो होते हैं। सीवियर डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो मिमिक करते हैं, कॉपी करते हैं, मिमिक करते हैं किसको, डिमेंशिया को। मतलब उसको ऐसा लगेगा भाई उस पर्सन को क्या डिमेंशिया, जबकि है उसे क्या, सीवियर डिप्रेशन। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, स्यूडो डिमेंशिया के नाम से हम उसे जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं, स्यूडो डिमेंशिया के नाम से जानते हैं। बस थोड़ा और पढ़ेंगे, टेंशन मत करो, ज्यादा बड़ा है नहीं है। डायग्नोसिस के अंदर वही MMSE, मेंटल स्ट्रेस एग्जामिनेशन, ठीक है। मेमोरी प्रॉब्लम है, ज्यादा देर पेशेंट को बैठाते नहीं है, तो MMSE के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। ज्यादातर एल्डरली पेशेंट के अंदर होता है, तो एल्डरली पेशेंट के अंदर वैसे भी मैंने आपको बताया था जब MMSE पढ़ाया था, तो MMSE को ज्यादा क्या करेंगे, हम प्रेफर करेंगे। तो दोनों ऑप्शन भी अगर आपके पास हो तो आप किसको चुनोगे, MMSE को चुनोगे। मैनेजमेंट सेम लाइक वहां भी और यहां भी, क्या करोगे दोस्तों, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कोजेज, भाई जिसके कारण हो रहा है वो डिजीज कंडीशन, उसको तो ठीक करना जरूरी है ना। अगर वो डिजीज सही नहीं की तो कैसे आप ठीक कर पाओगे, तो वो तो आप ठीक नहीं कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स का यूज करते हैं।
यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एक, है ना, कोलिनेस्टेज इनहिबिटर के अंदर कुछ ड्रग्स हैं दोस्तों। एक ड्रग का क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि भाई एल्जाइमर्स के अंदर कौन सी ड्रग यूज की जाती है, तो उसमें आया था टैक्रीन यूज करते हैं। बट आजकल है ना टैक्रीन को यूज नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि टैक्रीन जो है ना दोस्तों वो सीवियर हिपेटोटॉक्सिसिटी कोज करवाती है। लेकिन वहां पर क्वेश्चन आया था कि भाई टैक्रीन को यूज किया जाता है, तो वहां पर और कोई ऑप्शन भी था भी नहीं बेटर, क्योंकि बाकी की जो ड्रग है दोस्तों वो जो यूज की जाती हैं, जैसे कि डन, क्या डन कर लिया, पीना डन कर लिया, ये बस अभी झिल नहीं रही हमें, डन कर लिया हमने पीना क्योंकि झिल नहीं रही है, डन पी झिल, ठीक है, हमने पीना डन कर दिया, अब हमसे पीना झिल नहीं रही है तो डन पी झिल, ठीक है। एक आते इसके अंदर रीवा स्टीग माइन, स्टीग माइन, ये भी यूज करते हैं। इसके अलावा एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट भी यूज करते हैं, बेंजोडाइजेपिन भी यूज करते हैं, ठीक है, तो इधर लिख लो एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट एंड बेंजोडाइजेपिन, ये भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब कुछ हम क्वेश्चंस को समझने के लिए हमारे माइंड को है ना सेट करते हैं। देखो आप यहां तक ही पढ़ते हो, लेकिन क्वेश्चन फिर भी नहीं हो पाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि आप अपने माइंड को एक्सट्रीम पे नहीं लेके जाते हो कि भाई यहाँ ये भी हो सकता है, तो उसको लेके जाते हैं हम। पहली चीज हम क्या करते हैं दोस्तों, डेलीरियम और डिमेंशिया के अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेलीरियम और डिमेंशिया में डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन में दोनों आएंगे, डेलीरियम भी देगा और डिमेंशिया भी देगा, वहां पर दिक्कत हो जाती है। डेलीरियम देगा तो ध्यान रखना कि वहां पर उसका जो ऑनसेट है वो क्या लिखेगा, वो एक्यूट लिखेगा, जबकि यहां पर डिमेंशिया अगर देगा तो क्या तो लिखेगा, वो स्लोली वर्ड लिखेगा, या वो प्रोग्रेसिवली लिखेगा, या फिर ग्रेजुअल वर्ड देगा, वो है एक ही बात, ठीक है। अंग्रेजी जिन बच्चों की कमजोर है मेरी तरह, तो स्लोली, प्रोग्रेसिव और ग्रेजुअल कोई भी वर्ड दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर सिम्टम्स में क्या होता है, फ्लैक्चुएशन आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था ये, जबकि यहां पर जो सिम्टम्स जो होते हैं ना दोस्तों वो क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, ऐसे नहीं है कि कम ज्यादा होंगे तो होंगे ही। इसके अलावा डेलीरियम के अंदर किस चीज का डिस्टर्बेंस देखने को मिला था, कॉन्शियसनेस का, तो डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये मत कहते ना कि इधर मेमोरी का देखने को मिला, मेमोरी वैसे दोनों में था, ठीक है, तो डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस यहां पर देखने को मिला है, जबकि दोस्तों यहां पर डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस है वो प्रेजेंट नहीं था। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर कई सिम्टम्स हमें तो इसके सिजोफ्रेनिया के जैसे लग रहे हैं, तो डेलीरियम में और सिजोफ्रेनिया अगर ऑप्शन आए तो फिर वहां कैसे गड़बड़ करें, सॉरी सही करें, गड़बड़ क्यों करोगे, मतलब नहीं पढ़ोगे तो कैसे गड़बड़ करो, वही होगा, ठीक है। तो एक्चुअली में दोस्तों डेलीरियम के अंदर अगर वो देता है ना, तो उसके अंदर एक्चुअली में जो हेल्यूसिनेशन जो है ना वो कांस्टेंट नहीं होता, वह कंटिन्यूस बना ही रहेगा, जबकि सिजोफ्रेनिया के अंदर जो हेल्यूसिनेशन होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो पहला डिफरेंस तो क्या आ गया कि यहां पर हेल्यूसिनेशंस जो हैं आर नोट कांस्टेंट, आर नोट कांस्टेंट, जबकि यहां पर दोस्तों, ठीक है, ये आप डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस लिख रखा है अगर आपके दिमाग में हो तो, और यहां पर हेल्यूसिनेशंस जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो हो सकता है ऐसे वर्ड यूज करके वो आपको क्या करेगा दोस्तों, वो पागल बनाने की कोशिश करेगा आपको, वो ऐसे वर्ड देकर अब क्या बनाएगा, वो पागल बनाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर डिल्यूजन दे भी रखा है ना, तो पूरे सिस्टमेटिक वे में नहीं होता है, कई बार पहचान में भी नहीं आता कि भाई डिल्यूजन है या नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, सही, ऑर्गेनाइज्ड वर्ड बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिल्यूजन है वो क्या रहता है, ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो डिल्यूजन होता तो है लेकिन सिस्टमेटाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, तो डिल्यूजन इज नॉट सिस्टमेटाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड, जबकि यहां पर अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड या सिस्टमटाइज्ड रहेगा, मतलब पता लगेगा कि हाँ भाई पर्सन के अंदर आ रहा है, मतलब डिल्यूजन है, आ रहा है मतलब डिल्यूजन है, ठीक है, ऐसा पता लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों डेलीरियम के अंदर है ना दो दो डिस्टर्बेंस हो देखना, डेलीरियम के अंदर मैंने आपको बताया था टेंशन में प्रॉब्लम होती है, तो यहां पर अटेंशन का क्या देखने को मिला था दोस्तों, डिस्टर्बेंस देखने को मिला था, डिस्टर्बेंस, यहां पर अटेंशन का कोई डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलेगा। डेलीरियम के अंदर कॉन्शियसनेस का डिस्टर्बेंस देखने को मिला था, कॉन्शियसनेस का डिस्टर्बेंस, जबकि यहां पर कॉन्शियसनेस का कोई डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिला, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा एल्जाइमर डिजीज के बारे में हल्का सा बता देता हूं। मान लो कि
वैसे तो आपको डिमेंशिया वाली सिम्टम्स याद रखने हैं, कुछ थोड़ी सी चीज बताऊंगा आपको, थोड़ा सा याद रहे भाई। एल्जाइमर्स का पहली चीज ध्यान रखना कि मोस्ट कॉमन कोज है ये, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डिमेंशिया है, क्योंकि आगे हम जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं दोस्तों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं उसको लेके आ रहा हूँ। एल्जाइमर को हम डिजीज ऑफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बहुत पहले डिजीज खोज ली गई थी ये, इसलिए इसे हम किस नाम जानते हैं, डिजीज ऑफ सेंचुरी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। एल्जाइमर जो है दोस्तों, इसके रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें ना, तो ओल्ड एज के जो लोग हैं उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा जिनका लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उनमें भी देखने को मिलती है, लो सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है उनके अंदर देखने को मिलती है। मतलब एजुकेटेड लोगों के अंदर और पढ़े लिखे लोगों के अंदर हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर प्रोटेक्टिव फैक्टर की तरह काम करता है, मतलब कम देखने को यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे हेड ट्रोमा वाले क्लाइंट हैं, ठीक है, जिनका बीपी ज्यादा हो, हाइपर टेंशन के जो क्लाइंट होंगे उनके अंदर, डायबिटीज मेलाइटस के क्लाइंट, इंसुलिन रेसिस्टेंस जिन क्लाइंट के अंदर पाई जाती है उनके अंदर, और एक विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी जिनके अंदर पाई जाती है वो क्लाइंट, इनके अंदर भी इसके क्या होते हैं दोस्तों, ज्यादा चांसेस होते हैं। मुझे पता है इतनी चीजें आप याद करने वाले हो नहीं, तो थोड़ा पढ़ो और आगे बढ़ो, ज्यादा नहीं तो ओल्ड एज और लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है दोस्तों, बस इससे काम चला लेना। जो भी पर्सन फिजिकली और मेंटली एक्टिव है, फिट है, हाई एजुकेशनल स्टेटस है, तो उनके अंदर इसके चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, प्रोटेक्टिव फैक्टर के नाम से जानते हैं। अगर हम एल्जाइमर डिजीज की एज ग्रुप की बात करें कि भाई कौन सी एज ग्रुप के अंदर मेनली होता है बच्चों, तो ये 50 से और 60 साल के एज ग्रुप के अंदर मेनली पाया जाता है। फीमेल के अंदर ये ज्यादा होता है मेल से भी, लगभग 3:1 पाया जाता है, 3:1 पाया जाता है, मतलब फीमेल के अंदर क्या होगा, ज्यादा होगा। एल्जाइमर डिजीज के अंदर आपको पता है कि जो न्यूरॉन है दोस्तों उनका क्या होने लग जाता है, डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा और ध्यान रख लेना, जो गायरी और सल्कस जो होते हैं ब्रेन के अंदर आप पढ़ते हो, तो गायरी की क्या होने लग जाती है, एट्रोपी होने लग जाती है, जबकि जो सल्कस है ना दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, आपके वाइड हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं वाइडनिंग ऑफ सल्कस, वाइडनिंग ऑफ सल्कस, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा डिटेल में देगा तो क्या देगा, मैं वहां तक आपको लेके जा रहा हूं बस। और वेंट्रिकल्स जो होते हैं ना उनके अंदर डायलेशन होने लग जाता है, तो डायलेशन ऑफ, डायलेशंस नहीं, डायलेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, तो ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले जो वेंट्रिकल्स है दोस्तों उनके अंदर क्या पाने लग जाता है, डायलेशन पाया जाता है। आगे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उन्होंने इसको दिया है, उनको बेस्ट मेथड और बताया है उन्होंने, उन्होंने एक बंदर की बात की है, सॉरी बंदर की नहीं की, बेंडर की बात की है। उन्होंने कहा है कि भाई सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर का, तो उसका थोड़ा सा 1-2 लाइन लिख लो, कि मान लो दोबारा से रिपीट हो जाए ना तब दिक्कत होगा। वैसे आप अच्छी से अच्छी बुक में भी पढ़ते हो तो वहां इसके बारे में दिया हुआ नहीं होता, लेकिन उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं नहीं चाहता कि आपको दोबारा पूछे तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो उन्होंने एक बंदर नहीं सॉरी बेंडर के बारे में पूछा है। बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट होता है, एक टेस्ट होता है दोस्तों जिसका क्या नाम है, बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट। तो उन्होंने कहा था कि ये जो टेस्ट है दोस्तों ये बेस्ट टेस्ट है किसके अंदर, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के अंदर, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, कैसा टेस्ट होता है दोस्तों, एक साइकोलॉजिकल क्या होता है दोस्तों, टेस्ट होता है, जिसके अंदर क्या किस लिए करते हैं ये, एक तो किसी भी पर्सन के अंदर किसी भी प्रकार का विजुअल मोटार डिसफंक्शन है उसको असेस करना हो, विजुअल जिसको देखकर पता लगा सके हम बाहर से कि मोटार डिसफंक्शन है, तो विजुअल मोटार डिसफंक्शन, या फिर किसी भी प्रकार का न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट हो, किसी भी प्रकार का न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट हो, विजुअल मोटार डिसफंक्शन हो, या ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर हो, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर हो दोस्तों। तो और एग्जाम भी ऐसा वैसा नहीं था, एम्स भुवनेश्वर में पूछा था ये क्वेश्चन, तो उसका जो आंसर आएगा कौन सा टेस्ट करते हैं उसके अंदर हम बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं दोस्तों, बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट करते हैं। अब हम एक बार इसके क्या देख लेते हैं, ये हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी ये। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि डिस्टर्बेंसेस ऑफ द ओरिएंटेशन मेमोरी एंड इंटेलिजेंस इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। कि भाई ओरिएंटेशन के अंदर, मेमोरी के अंदर और इंटेलिजेंस के अंदर ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है दोस्तों जिसके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना, मेमोरी, इंटेलिजेंस, ओरिएंटेशन, तो मेमोरी हो गई, थिंकिंग, ओरिएंटेशन, मेमोरी, ये सब किससे रिलेटेड है, कॉग्निशन से रिलेटेड होते हैं। तो ज्यादातर ये सब किसके अंदर देखने को मिलते हैं, ऑर्गेनिक साइकोसिस के अंदर देखने को मिलते हैं। ऑर्गन के कारण जो हो रहा है ऑर्गेनिक साइकोसिस कहलाएगा, जैसे ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं वो, ठीक है। थोड़ा सा देखो इसको,
जैसे फंक्शनल साइकोसिस है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल होता है सिजोफ्रेनिया। भाई ब्रेन की तो कोई पैथोलॉजी नहीं है ना, तो उस वो क्या है, सिजोफ्रेनिया। तो मेनली इन दोनों में चुनना हो तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, ऑर्गेनिक साइकोसिस होगा। पर्सन को ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम होती है, मेमोरी में भी और इंटेलिजेंस में, दोनों को मिक्स कर दो डेलिरियम और डिमेंशिया के सिम्टम्स को, तो ये सारे सिम्टम्स आपके निकल के आ जाते हैं। ओरिएंटेशन भी आ जाता है, मेमोरी भी आ जाता है और इंटेलिजेंस भी आ जाता है। तो उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑर्गेनिक साइकोसिस आएगा, जिसके अंदर डेलिरियम और डिमेंशिया दोनों क्या होते हैं दोस्तों, इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन से होते हैं, आपका ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड इन ए पेशेंट हु इज डायग्नोज्ड विद एन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। कोई भी एक पेशेंट है दोस्तों आपके सामने और उसको क्या है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है, तो उस पर्सन के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। पहला एक्सपेक्ट करोगे ओरिएंटेशन टू पर्सन प्लेस एंड टाइम। इतना सिंपल क्वेश्चन है, एम्स पटना ने पूछा है, इसमें आपको बस सिर्फ एबनॉर्मल ढूंढना है, कुछ भी नहीं करना। देखो ओरिएंटेशन टू प्लेस पर्सन टाइम नॉर्मल चीज है, मेमोरी का इंटैक्ट होना मतलब नॉर्मल मेमोरी होना, एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना, भाई एबनॉर्मल चीज ढूंढनी है बस। थॉट्स का क्या होना दोस्तों, डिसऑर्गेनाइजेशन। थॉट्स का क्या होना, डिसऑर्गेनाइजेशन होना, वही क्या कहलाता है दोस्तों, आपका ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रोनिक एंड ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम इज दैट द फॉर्मर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि भाई क्रोनिक के अंदर और ऑर्गेनिक, क्रोनिक का मतलब यहाँ पर एक्चुअली किससे ले रहा है दोस्तों, ये डेलीरियम से ले रहा है ना, सॉरी डिमेंशिया से ले रहा है, क्योंकि जो डेलीरियम है वो एक्यूट होता है और वो जो डेलीरियम है दोस्तों वो एक्यूट होता है और डिमेंशिया जो होता है वो क्रोनिक होता है। तो हम यहाँ पर क्या करें, मेन डिफरेंस क्या है इसके अंदर क्रोनिक एंड ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम में, इज दैट द फॉर्मर, मतलब क्रोनिक के अंदर क्या पाया जाता है ये पूछ रहा है वो। तो क्रोनिक कौन सा होता है आपका, क्रोनिक आपका डिमेंशिया होता है, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, बस वो ये पूछ रहा है कि भाई इसके अंदर जो जो क्रोनिक होगा ना उसके अंदर क्या पाया जाएगा। अब बताओ, पहला है अकर्स सडनली एंड रिवर्सिबल। अब आप बताओ सडनली होगा तो वो क्रोनिक कैसे होगा, वो एक्यूट कैसे होगा। तो सिंपल सी बात है, पहला क्या हो गया दोस्तों आपका गलत हो गया, क्योंकि सडनली अगर हो रहा है ना दोस्तों तो वो फॉर्मल मतलब जो पहले दे रखा है, ये क्रोनिक दे रखा है ना क्रोनिक के अंदर, तो सडनली तो एक्यूट है, एक्यूट तो क्या है डेलीरियम है, तो उसके बारे में नहीं दे रखा है। ठीक है, इज प्रोग्रेसिव एंड रिवर्सिबल। अब दोस्तों आप डायरेक्टली रिवर्सिबल नहीं कह सकते हो ना, मैंने कहा था कि मोस्ट केसेस के अंदर इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि मोस्ट कॉमन कोज ही अल्जाइमर होता है, तो इसलिए यहां पर इस ऑप्शन को हम सही नहीं मानेंगे। तो सही क्या मानेंगे कि जनरली टेंडेंस है इसका, ज्यादातर क्या होता है ये प्रोग्रेसिव होता है और इरिवर्सिबल होता है ये। ठीक है, यहां पर जो क्रोनिक जो वर्ड है या हम कहीं फॉर्मर जो वर्ड है, ये इन्होंने किसके लिए लिया है दोस्तों, डिमेंशिया के लिए लिया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, पूछा तो आरएचएस के पोस्ट बेसिक में था, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, क्योंकि उन्होंने घुमाने की कोशिश की थी इसको बताने के लिए क्रोनिक को। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप समझ जाना कि ये किस चीज की बात कर रहा था। तो प्रोग्रेसिव है एंड इरिवर्सिबल है तो डिमेंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे आपका क्वेश्चन, बेस्ट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर इज, कि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोस करने का बेस्ट टेस्ट क्या है। तो शायद मेरे को ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि बेंडर गेस्टाल टेस्ट इसका क्या आएगा दोस्तों, आंसर आएगा। ठीक है, मैंने आपको इसका अच्छे से इस बारे में बताया था कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, विजुअल मोटार फंक्शनिंग के लिए करते हैं, न्यूरोलॉजिकल जो इंपेयरमेंट उनके लिए करते हैं, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के लिए भी करते हैं, और कुछ डेवलपमेंटल जो डिसऑर्डर उनके लिए भी करते हैं, कुछ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के लिए भी ये टेस्ट हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल कोग्निटिव डेफिसिट्स। ठीक है, कोग्निटिव डेफिसिट आ गया दोस्तों, कोग्निटिव डिसफंक्शन मैंने किस में लिखाया था आपको, डिमेंशिया में लिखवाया था। मैनिफेस्टेड बाय मेमोरी इंपेयरमेंट एंड कोग्निटिव डिस्टर्बेंस वुड बी, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर डेलीरियम भी दे दिया और डिमेंशिया भी दे दिया, लेकिन यहाँ पर क्या क्या लिखा है इन्होंने, मैंने कहा था कि दो चीजें अगर आपको चुननी होंगी तो एक मेमोरी चुनोगे और एक क्या चुनोगे, कोग्निटिव डिस्टर्बेंस चुनोगे, तीसरा तो इसमें कुछ दिया ही नहीं ना, तो क्या आएगा आंसर, डिमेंशिया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ डिमेंशिया। मैंने कहा था डिमेंशिया स्टार्ट जब होगा दोस्तों तो मेमोरी से होगा, तो मेमोरी से स्टार्ट हो रहा है तो मेमोरी से पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेमोरी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स ओल्डर एडल्ट एज। तो ओल्डर एडल्ट, ओल्ड एज, एज के अंदर डेलीरियम था या डिमेंशिया था, ये बताओ आप। तो भाई एज के अंदर मेनली मैंने आपको क्या बताया था, आपको डिमेंशिया बताया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डिमेंशिया होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ये डिसऑर्डर है, इज एन एक्वायर्ड ग्लोबल इंपेयरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल मेमोरी एंड पर्सनैलिटी बट विदाउट इंपेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये सेंटेंस आपको बताओ अब कितनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है कि भाई कॉन्शियसनेस का इंपेयरमेंट मत कर देना, ये बता रहा है आपको, कॉन्शियसनेस का इंपेयरमेंट नहीं करना आपको,
तो कॉन्शियसनेस का इंपेयरमेंट अगर होता तो ये डेलीरियम हो जाता। अब आपके पास क्या बचा, डिमेंशिया बचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका डिमेंशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिमेंशिया इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, डिमेंशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है यहाँ पर, पहले एक देख लेते हैं फिर दूसरा देखेंगे। द डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द मेमोरी एंड कोग्निटिव फंक्शन इन एन ओल्डर पर्सन इज कॉल्ड। बताओ एक ऐसा डिसऑर्डर जो मेमोरी और कोग्निटिव फंक्शन, पहली चीज तो क्या है दोस्तों, ये सीधी सी बात क्या है, डिमेंशिया है। बस ये तो सिम्टम्स आ गए ना, देखो एफेजिया है, पैरानोजिया है, इंसोम्निया है, तो आपको सिम्टम्स नहीं लेना, आपको तो क्या लेना है दोस्तों, आंसर लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिमेंशिया। इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी के अंदर दे रखा है कि फॉलोइंग इज ए ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर अमोंग द। अब ध्यान रखना ऑर्गेनिक है ये, ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब सिजोफ्रेनिया तो यहाँ पर होने से रहा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो क्या होगा आपका, वेस्कुलर डिमेंशिया। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के अंदर आपको दो ही डिसऑर्डर ढूंढने हैं भाई आपको, क्या तो आपको ढूंढना है डेलीरियम और एक डिमेंशिया। तो इसमें एक आपको दे रखा है दोस्तों वेस्कुलर डिमेंशिया मतलब डिमेंशिया, तो डिमेंशिया आपको यहाँ पे दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्कुलर डिमेंशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सट्रीम एजिटेशन दैट इज रिलेटेड टू डिमेंशिया इज रेफर्ड एज। देखो ये अलग चीज है दोस्तों, जो मैंने आपको अभी तक ऑप्शन में मतलब वहां पे नहीं बताई थी, क्योंकि मैंने जब यहाँ पर आया था तब मैंने सोच लिया था कि मुझे यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, डिमेंशिया के अंदर है ना एक रिएक्शन देखने को मिलती है दोस्तों, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन। कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन क्या होती है कि इस रिएक्शन के अंदर जैसे कोई भी पेशेंट है ना, वो उसको हम कुछ काम करने के लिए कहेंगे और उसको पहले आता था और वो नहीं कर पा रहा है, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, उसकी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो उस प्रकार की जो एक्टिविटी है दोस्तों, हम किस नाम से जानते हैं, कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आप मुझे बार बार परेशान कर रहे हो, मेरे से वो चीज हो भी नहीं रही है, तो मेरे बॉडी से जो रिएक्शन निकलेगी, एक्सट्रीम एजिटेशन मुझे होगा, एक्सट्रीम इरिटेशन होगा, एक्सट्रीम एक्टिविटी मेरी इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों, उसे हम किस नाम से जानते हैं, कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन के नाम से हम उसे जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाट इज सन डाउनिंग। भाई सन डाउनिंग क्या होता है, अब आपको ये बताने की जरूरत है नहीं। इनकॉन्टिनेंस ड्यूरिंग नाइट, स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर एंड एक्टिविटी, वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स एंड कंफ्यूजन इन इवनिंग। बस इससे सिंपल क्या होगा कि भाई जो सिम्टम्स और कंफ्यूजन है दोस्तों, सन के डाउन होने से इधर क्या होते हैं दोस्तों, अप होते हैं, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, आपको सन डाउनिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 45 ईयर ओल्ड पेशेंट सोज सीवियर ब्रेन एंड मेंटल डिटोरिएशन। एक 45 साल का आदमी है, उसके अंदर ब्रेन और मेंटल डिटोरिएशन क्या हो गया दोस्तों, सीवियर रूप से हो गया, डिटोरिएट हो गया। इमोशनल डिस्ट्रेस है और एक्टिविटी ओवर हो गई है। पेशेंट कैन बी डायग्नोज टू बी सफरिंग विद। बताओ सबसे ज्यादा चांसेस किसके होंगे इस एज के अंदर, अगर पेशेंट की मेंटल डिटोरिएशन हो रहा है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, ओवर एक्टिविटी हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा एल्जाइमर डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट कॉमन कोज या टाइप ऑफ डिमेंशिया इज। मोस्ट कॉमन कोज और टाइप कौन सा होता है दोस्तों, एल्जाइमर डिजीज होता है। एल्जाइमर डिजीज से मोस्ट कॉमन कोज और क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एल्जाइमर डिजीज इज एसोसिएटेड विद। एल्जाइमर डिजीज किससे एसोसिएटेड होती है भाई, बहुत सी सिंपल है, डेलिरियम से होती है क्या, नहीं, किससे होती है, डिमेंशिया से। तो एल्जाइमर डिजीज एसोसिएटेड विद डिमेंशिया, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन विल कॉज एल्जाइमर डिजीज। अब मैंने आपको कहा था ना, वहां पर वैसे नहीं लिखेगा तो वो डिमेंशिया नहीं लिखा उसने, लेकिन सीधा एल्जाइमर डिजीज लिख दिया, तो क्या आंसर आएगा दोस्तों, एसिटाइलकोलिन। पहला ऑप्शन एसिटाइलकोलिन को चुनोगे। ठीक है, ध्यान रखना, ग्लूटामेट मत कर देना, से ऑप्शन भी नहीं दे रखा इसमें। बायोकेमिकल इटियोलॉजी ऑफ द एल्जाइमर डिजीज इज रिलेटेड टू, वही है क्वेश्चन, तो वही है ना सेम, किससे रिलेटेड होती है दोस्तों, एसिटाइलकोलिन से रिलेटेड होती है, एसिटाइलकोलिन से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ एल्जाइमर्स डिमेंशिया। इनमें से एल्जाइमर डिमेंशिया का कौन सा साइन नहीं होता है भाई, मेमोरी लॉस तो होती है, सबसे मेन मेमोरी लॉस है। जब लॉस होगी मेमोरी तो चीजों को रख के भूल जाएगा, मिसप्लेसिंग थिंग होगा पेशेंट को। जब मेमोरी लॉस होगी तो टाइम प्लेस पर्सन कुछ याद नहीं रहेगा, डिसओरिएंटेशन होगा। लेकिन लॉस ऑफ वेट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं है कि लॉस ऑफ वेट देखने को मिलेगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट कॉमन डीजनरेटिव चेंजेज अकरिंग आर कॉल्ड। ठीक है, डीजनरेशन हो रहा है दोस्तों ब्रेन के अंदर, तो इसको किस नाम से जानेंगे, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सेनाइल डिमेंशिया होगा। सेनाइल डिमेंशिया है। ठीक है, डीजनरेटिव चेंजेज हैं और मोस्ट कॉमनली हो रहा है, तो उसे हम किस नाम जानेंगे, सेनाइल डिमेंशिया के नाम से जानेंगे। किस नाम जानेंगे, सेनाइल डिमेंशिया के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच एक्टिविटी वुड बेस्ट मीट द डाइवर्जनल नीड्स ऑफ ए क्लाइंट हु मार्कडली इंपेयर्ड विद एल्जाइमर डिजीज। भाई एल्जाइमर जो डिजीज है ना, उसकी मेमोरी लॉस हो रही है, वो बेचारा किसी को पहचान नहीं पा रहा है,
तो आप उसको कोई ऐसी तो अच्छी एक्टिविटी दोगे नहीं, उसको ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, तो हम उसको हमेशा सिंपल चीजें देते हैं उसको, वे ज्यादा उसको जोर नहीं लगाना पड़े। उसका जो रूम होता है उसमें भी बहुत सारी क्या लगाते हैं हम, पिक्चर्स लगाते हैं, क्योंकि वो चीजों को भूलता है, बार बार पिक्चर्स को देखे कुछ चीजें उसको क्या है दोस्तों याद आए, अपने रूम को भी पहचान सके। ठीक है, लोगों को उसको साथ रहने की भी क्या देते हैं दोस्तों, सलाह देते हैं। तो हम उसको प्लेइंग सिंपल कार्ड गेम, सिंगिंग फैमिलियर सॉन्ग, वर्किंग विद प्लेट, तो सबसे मेन क्या है, सिंपल कार्ड गेम खेलने के लिए कहेंगे उसे, बिल्कुल सिंपल, इसमें उसको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़े, तो सिंपल कार्ड गेम खेलने के लिए हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, ए ड्रग यूज टू ट्रीट एल्जाइमर डिजीज। मैंने आपको बताया था दोस्तों टैक्रीन आएगा, आजकल टैक्रीन का यूज कम करते हैं क्योंकि ये हिपेटोटॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा क्या करती है दोस्तों, कोज करती है, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी को कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इसको चुन सके हम, इसमें से एस्प्रिन है, क्लोरप्रोमाजीन है, सर्टालिन है, तो उनमें सबसे बेस्ट वैसे भी यही आएगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, क्लाउडिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ, बताओ क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस किसका करेक्टरिस्टिक है, सिजोफ्रेनिया का है, डिमेंशिया का है, हिस्टीरिया का है, डेलीरियम का है। मैंने आपको पहले इसको अच्छे से समझाया हुआ है कि डिमेंशिया के अंदर तो क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस क्या रहती है दोस्तों, इंटैक्ट रहती है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, डेलीरियम के अंदर होती है, तो राइट आंसर क्या आएगा, डेलीरियम। आगे ना, ये कौन सा डिसऑर्डर है, एक्यूट डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है इसमें, एंड चेंज इन कॉग्निशन दैट डेवलप ओवर ए ब्रीफ पीरियड। ठीक है, तो कॉग्निशन चेंज के अंदर कॉन्शियसनेस मेन है, यहाँ पर सबसे मेन हम किसको चुनेंगे, कॉग्निशननेस को चुनेंगे, तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, डेलीरियम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेलीरियम इज अ डिसऑर्डर ऑफ, आगे ना, अब बताओ इसके अंदर तो मेमोरी भी दे रखा है, परसेप्शन भी दे रखा है और कॉन्शियसनेस भी दे रखा है, बताओ क्या चुनोगे इसके अंदर। तो मैंने आपको कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा कॉन्शियसनेस चुनेंगे। कोजेज ऑफ डेलीरियम आर हेड ट्रोमा, इन्फेक्शन, वहां पर मैंने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपको लिखा है नहीं, चाहो तो लिख लेना, ये भी होता है, तो ऑल ही आएंगे इसके, तो है ना, कोजेज ऑफ डेलीरियम क्या होंगे दोस्तों, ऑल ही होंगे, सारे ही होंगे। ठीक है, ऑल ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉमन हेल्यूसिनेशन ड्यूरिंग डेलीरियम या डिमेंशिया, दोनों ही दे दिए, इनके अंदर मेनली कॉमन हेल्यूसिनेशन कौन सा देखने को मिलता है दोस्तों, तो विजुअल देखने को मिलता है, बताने की आपको शायद जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो ज्यादातर सारे बच्चे इस चीज को जानते भी होंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ए नर्सिंग केयर ऑफ ए पेशेंट विद डेलीरियम एक्सेप्ट, डेलीरियम का कोई पेशेंट है दोस्तों, उसको आप नर्सिंग केयर दे रहे हो, तो क्या चीज आप उसको नहीं करोगे, अलाउ द पेशेंट टू वियर, एक्सेप्ट दे रखा है, तो उसको भाई उसके क्लोथ पहन सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। अवॉइड रूम चेंजेस स्पेशली एट नाइट, हाँ उसको मेमोरी प्रॉब्लम भी हो रही है तो हम रूम चेंजेस अवॉइड करते हैं, सही बात है। फिजिकल रिस्ट्रेंट तो ज्यादातर कोशिश करते हैं हम किसी को दे ही नहीं, राइट आंसर क्या आएगा कि हम भाई रिफ्रेन फैमिली मेंबर टू स्टे विद पेशेंट, कोई ऐसा रीजन नहीं है, कोई ऐसा रीजन नहीं है कि हम फैमिली मेंबर को ऐसे कहें कि भाई आप पेशेंट के साथ मत रहो, मतलब कि फैमिली मेंबर को पेशेंट के साथ रहने के लिए कहा जाता है ना कि नहीं कहने के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सेप्ट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन टीचिंग द केयर गिवर्स ऑफ ए पेशेंट हु हैज डिमेंशिया ऑफ द एल्जाइमर टाइप, ठीक है, हम एक पेशेंट है दोस्तों एल्जाइमर टाइप का, उसको केयर दे रहे हैं ना, ए नर्स शुड स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ, नर्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज पे देनी चाहिए, तो दोस्तों एल्जाइमर है तो मेमोरी नहीं है, मेमोरी लॉस है, तो उसको आसपास ऐसे एरिया पे रखा जाएगा जो जिसको पहचान सके, अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सके, थोड़ा सा भी उसको दिमाग लगे कि भाई हाँ ये चीज यहाँ रखी हो सकती है, तो हम उसको ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जो उससे जाना पहचाना हो, तो इसमें प्रेडिक्टिव एनवायरनमेंट देते हैं उसको हम, न कि इंक्रीज स्टिमुलाई, कभी भी ज्यादा स्टिमुलाई को इंक्रीज करना, एक्टिविटीज को रोकना, रिस्ट्रिक्ट करना, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग तो बेचारा कभी बना ही नहीं सकता है, तो ये चीजें से करना सब क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट हो जाएगा। ठीक है, आप खुद पढ़ोगे बहुत टाइम लगेगा, अब मैं 1 घंटे की क्लास में मैंने आपको कितने क्वेश्चंस भी करवा दिए, साथ में टॉपिक भी खत्म हो गया हमारा। इन नॉर्मल एनवायरनमेंट फॉर ए डिमेंशिया पेशेंट, एक डिमेंशिया पेशेंट भाई मेमोरी का लॉस हो रहा है, तो हम उसकी ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या हो दोस्तों, पिक्चर्स हो, ताकि वो उन चीजों को याद कर सके, तो फुल ऑफ पिक्चर्स में रखेंगे उसके, न कि इंक्रीज स्टिमुलाई कभी भी इंक्रीज नहीं करेंगे। क्रिएटिव एनवायरनमेंट, वहां पर क्रिएटिव उसके लिए कर नहीं सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि डिमेंशिया के अंदर वैसे कॉग्निटिव जो एबिलिटीज हैं वो सब उसकी डिस्टर्ब हो रही हैं, तो कहां पर वो क्रिएटिव बनेगा, और रेस्ट्रिक्टिव एक्टिविटी भी नहीं करेंगे, तो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, फुल ऑफ पिक्चर्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग केयर प्लान फॉर ए क्लाइंट विद ऑर्गेनिक ब्रेन डिटोरिएशन वुड बी, ऑर्गेनिक ब्रेन डिटोरिएशन हो रहा है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर हो रहा है, और आपको इंपोर्टेंट कंपोनेंट बताना है नर्सिंग केयर प्लान का क्या होगा दोस्तों। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों कि उस पेशेंट को हमें एन एक्सटेंशन टू री एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, चलो देखते हैं, डिटेल्स फॉर प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव केयर, इंट्रोडक्शन टू न्यू लेजर टाइम एक्टिविटीज, प्लान्स टू इन्वॉल्व द क्लाइंट इन ग्रुप थेरेपी सेशंस। इसका राइट आंसर आएगा कि भाई मेमोरी लॉस होने के चांसेस होते हैं ना, तो पेशेंट के अंदर कॉग्निटिव एबिलिटीज नहीं है, मेमोरी का लॉस हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव केयर देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है,
को सपोर्ट करने की क्या है दोस्तों जरूरत है। जैसे कि डिमेंशिया के अंदर डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है, वो पहले दूसरों के ऊपर सब विश्वास नहीं कर रहा कि लोग उसे हार्म पहुंचाना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए हम उसको कैसा एनवायरमेंट देंगे, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव केयर एनवायरमेंट क्या करते हैं दोस्तों, उसको हम प्रोवाइड करते हैं। तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यही आपके क्लास थी छोटी सी, इसके द्वारा हमने सारे क्वेश्चंस भी क्या कर लिए दोस्तों, कंप्लीट कर लिए हैं। अब कुछ एक दो डिजीजेस बची हैं, ज्यादा नहीं है मेन, ठीक है। फिर इसके बाद साइको फार्माकोलॉजी है, फिर हमारा जो साइकेट्री का पोर्शन है वो मैं आपको खत्म ही करवा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट कोई एक दो चीजें और बचेंगी वो मैं करवा दूंगा। ज्यादा देखो, अगर आप देखोगे ना तो मैंने कई चीजें आपको वहां पे करवा रखी हैं, थोड़ा सा वहां पे देख लेना है ना। जैसे कि दोस्तों शुरुआत जो हुई थी हमारी, मैंने आपको जैसे इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताया था, अगर हम बात करें तो। इसके अलावा मैंने आपको मेंटल स्टेटस जो एग्जामिनेशन है वो बता दिया, मिनी मेंटल स्टेटस जो एग्जामिनेशन है वो बता दिया। इसके अलावा पोस्ट ट्रोमेटिक जो स्ट्रेस जो डिसऑर्डर है वो मैंने आपको करवा दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको स्किज़ोफ्रेनिया इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर है, आप जाके ढूंढ सकते हो, वहां पर ये भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा टर्मिनोलॉजी भी पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर है, वो भी मिल जाएगा आपको। टर्मिनोलॉजी ऑफ जो साइकेट्रिक है वो पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बाइपोलर जो मूड डिसऑर्डर है दोस्तों, मैनिया डिप्रेशन, वो मैंने आपको करवा ही दिया। ऑर्गेनिक ब्रेन जो डिसऑर्डर है दोस्तों वो करवा दिया। कुछ टॉपिक्स और बचेंगे थोड़े बहुत, और वो मैं आपको एक दो क्लासेस में खत्म करवा के साइकेट्री को क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। अब मेन जो है देखो, एक तो एल्कोहल वाला सबसे मेन बचा है, एल्कोहल, और एक जो सबसे मेन इसके अंदर जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो है साइकोफार्माकोलॉजी, ठीक है। जिसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे हम, और अच्छे से साइकोफार्माकोलॉजी को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद साइकेट्री के अंदर मेन मेन सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। फिर हम हमारा नेक्स्ट कार्डियक जो सिस्टम हो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।